सोचूं सपनों सवे करूं साकार ए सर जोरे इतिहास काम पड़्यूं छे पार সম্ভব মোরা করতে পেরেছি হাতে ধরে স্বপ্ন দেখো সাকার করেছি। इस दशक में हमने गांवों में नई अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए पूरी शक्ति लगानी होगी। आज हम अपने गांवों को तेजी से परिवर्तित होते देख रहे हैं। बीते कुछ वर्षों में गांवों तक सड़क और बिजली की सुविधाओं को पहुंचाने के रहे थे, वो पूरा कालखंड हमारा रहा, लेकिन अब गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, डेटा की ताकत पहुंच रही है, इंटरनेट पहुंच रहा है। गांव में भी डिजिटल एंटरप्रेन्योर तैयार हो रहे हैं। गांव में जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी 8 करोड़ से अधिक बहनें हैं, वो एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट्स बनाती है। बीते ओलंपिक नायकों के स्मृति चिन्ह समेत प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की नीलामी जारी। प्रधानमंत्री ने लोगों से शामिल होने का किया आह्वान। नमामि गंगे में होगा राशि का इस्तेमाल। राज्य में कोरोना के मात्र 74 सक्रिय मामले शेष। 13 जिलों में एक भी मामला नहीं। रांची में सर्वाधिक 56 एक्टिव केस। टीकाकरण अभियान जारी। जेपीएससी संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा की प्रथम पाली की परीक्षा संपन्न। दूसरी पाली 2 से 4 बजे तक। परीक्षा केंद्रों पर कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से दिखा अनुपालन। और संताल परगना को मिलने जा रही 4 नई ट्रेनों की सौगात। कोटा में होगा कई ट्रेनों का ठहराव। स्थानीय लोगों ने जताया हर्ष और आभार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज आलम और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही ना बरतें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर है 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है।
और अब समाचार विस्तार से। ओलंपिक नायकों के स्मृति चिन्ह समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों की नीलामी जारी है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट कर लोगों से इसमें शामिल होने का आह्वान किया है। उन्होंने बताया कि नीलामी से प्राप्त राशि का इस्तेमाल नमामि गंगे से जुड़े कार्यों में होगा। प्रधानमंत्री ने एक वीडियो भी साझा किया है। देश के करोड़ों आम नागरिकों के लिए अब एक स्वर्णिम मौका है। ये मैं ऑप्शन कर देता हूं, चलेगा? जहां वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिले उपहार जो राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक हैं, उन्हें ई ऑक्शन के जरिए खरीद सकते हैं। इन उपहारों में ओलंपियन नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक दिलाने वाला जैवलिन, अयोध्या में निर्माणाधीन रामलला के मंदिर, चार धाम और वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के प्रतिरूप से लेकर कई बहुमूल्य उपहार शामिल हैं। प्रधानमंत्री जी द्वारा देश को समर्पित इन उपहारों को अब आप भी अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। आप 17 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच pmmementos.gov.in पर जाकर इस ई ऑक्शन में भाग लें और इन बहुमूल्य उपहारों को अपने घर लाने के अद्भुत अवसर का लाभ उठाएं। इस ई ऑक्शन से अर्जित संपूर्ण राशि मां गंगा को अविरल और निर्मल करने के अभियान नमामि गंगे कोष में जमा की जाती है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को सेवा समर्पण के रूप में मनाया जा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। इसने समझ लिया था गांव और गरीब की दुश्वारियों को। उसने उठाया बीड़ा देश के गांव-गांव को रोशन करने का। छिपा था भविष्य जहां देश के होनहारों का। हमें नए नए अवसरों को, नई नई संभावनाओं को तलाशते हुए अपने गांवों को विकास के रास्ते पर आगे लेकर जाना है। सहकारवाद हमारी परंपरा, हमारी संस्कारों के भी अनुकूल है। कोऑपरेटिव ये सिर्फ कानून नियमों की जंजाल वाली एक व्यवस्था नहीं है, बल्कि कोऑपरेटिव एक स्पिरिट है, कोऑपरेटिव एक संस्कार है, एक कोऑपरेटिव एक सामूहिक चलने की मनः प्रवृत्ति है। उनका सशक्तिकरण हो, इसके लिए हमने अलग मंत्रालय बनाकर इस दिशा में कदम उठाया है। अब शहर ही नहीं गांव में भी हो रहे हैं युवाओं के सपने साकार। पंचायत घर घर बन रही अब जीवन जीने का आधार। देखो गांव में तो ऐसा कुछ था नहीं। हमारे 11 महिलाएं जुड़ी हुई हैं इस समूह से। लक्ष्मी हमारे ग्रुप का नाम है। बहुत अच्छा काम चल रहा है। पहले हम परेशान थे, अब बिल्कुल खुश। खेतों की ये हरियाली घर घर में ला रही है खुशहाली। सशक्त गांव लिख रहे हैं सहकार से समृद्धि की नई कहानी। देश में कोरोना से जंग अनवरत जारी है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 30,773 नए मामले सामने आए, जबकि इससे अधिक 48,945 लोग कोविड से उबरकर स्वस्थ हुए। देश में फिलहाल कोरोना के कुल 3,32,158 सक्रिय मामले शेष हैं। कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। अब देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 3,32,158 रह गई है। राज्य में सामूहिकता की ताकत के आगे खतरनाक कोरोना वायरस घुटने टेकता नजर आ रहा है। ताजा आंकड़े के मुताबिक झारखंड में अब कोरोना के सिर्फ 74 सक्रिय मामले शेष हैं, जबकि रिकवरी रेट 98.50% हो गया है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के मात्र 3 मरीज रांची से मिले, जबकि 23 लोगों ने कोरोना को हराया। कोरोना संक्रमण के हालात में सुधार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राज्य के 13 जिले में अब एक भी कोरोना का सक्रिय मामला नहीं है। रांची को छोड़कर अन्य सभी जिलों में ये सिंगल डिजिट में है।
देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 80,43,72,331 से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 85,42,000 से अधिक वैक्सीन की डोज दी गई। इधर झारखंड में भी कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। राज्य में अब तक करीब 2 करोड़ लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया जा चुका है। राजधानी राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी टीकाकरण के लिए कई केंद्र बनाए गए हैं, जहां लोग टीका लगवा रहे हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में आज जेपीएससी प्रारंभिक संयुक्त असैनिक प्रतियोगिता परीक्षा हो रही है। प्रथम पाली की परीक्षा 10 बजे से 12 बजे तक हुई, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा 2 से 4 बजे तक होगी। प्रारंभिक परीक्षा में कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से अनुपालन दिखा। जेपीएससी तकरीबन 250 रिक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित कर रहा है, जिसमें मुख्य परीक्षा के लिए 15 गुना से अधिक परीक्षार्थियों का चयन होगा। आज जेपीएससी का एग्ज़ाम हो रहा है और यहाँ प्रोटोकॉल था कि मास्क पहनना है, फिर सोशल डिस्टेंसिंग करना है, फिर सैनिटाइजर पकड़ के लाना है और कोविड-19 का पालन करना है। मास्क ये सारा कुछ हो गया। आपको इसमें सबसे जो पिछले साल से इस साल में अंतर है वो है कि सेल्फ डिक्लेरेशन एक देना है, जिसमें वेदर यू आर हैविंग फीवर, कफ, ये सारे सिम्टम्स अगर हैं आपको तो वो सेल्फ डिक्लेरेशन देना। गिरिडीह नगर भवन में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों के बीच 61 आवास का लॉटरी के माध्यम से आवंटन हुआ। अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अपने जीवन स्तर को काफी अच्छे से सुचारू रूप से चला पाने में सफल रहेंगे। इससे पहले भी इस आवास परियोजना के अंतर्गत लाभुकों का चयन लॉटरी के माध्यम से कराया गया था। यह तीसरी बार हो रहा है। इस बार यह चाहेंगे कि जितने भी आवास बचे रह गए सभी में। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद राम टहल। राम राम मास्टर साहब। राम राम भाई। बहू को अस्पताल कब ले जाना है? क्या मास्टर साहब आप भी? हम लोग मेहनत मजूरी करने वाले लोग का तो बाल बच्चा ऐसे हो जाता है चलते फिरते। नहीं नहीं राम टहल, यह गलती कभी मत करना। अरे बच्चे का जन्म कोई मामूली बात नहीं है। हजारों तरह के खतरे हो सकते हैं, इसलिए बहू को सरकारी अस्पताल या संस्था में ही ले जाना। संस्थागत प्रसव, सुरक्षित प्रसव। कोरोना पूरा देश दुनिया में चलल है, इकर से बाचे के चाहिए। सरकार जे 2 टीका निकलाए है, वो टीका का नाम है कोवैक्सीन और कोविशील्ड। ये दोनों टीका तो लेके चाहिए, संगे संगे मास्क पहने के चाहिए और 2 गज कर दूरी बनाए के रहे के चाहिए और घर से बाहरे बेकाम कर वगैरह नहीं जाए के चाहिए। यही हमार रोगी से निवेदन है। हरिया, तेरा छोटका एकदम कमजोर लग रहा है। ठीक से खाना वाना नहीं खिलाते क्या? अरे भाई, जो जुटता है सो तो खिला ही देते हैं। देख हरिया, बुरा मत मानना, तेरा बच्चा कुपोषित है। कुपोषित? हाँ, पर घबराने की बात नहीं है। बस तुम्हें आगे बढ़ के लाभ उठाना है। लाभ? हाँ, सरकार ऐसे बच्चों की पहचान करके उनका कुपोषण उपचार केंद्र में इलाज कराती है। सच? हाँ। कुपोषित रहे ना कोई बच्चा, एमटीसी का काम है अच्छा।
समाचारों में आगे बढ़ेंगे। संताल परगना को 4 नई ट्रेनों की सौगात मिलने जा रही है। इसके अलावा गुड्डो में कई नई ट्रेनों का ठहराव भी होगा। स्थानीय लोगों ने इस नई शुरुआत के लिए हर्ष और आभार जताया है। संताल परगना में रेल सेवाओं का विस्तार होने जा रहा है और गोड्डा को 4 नई ट्रेनों की सौगात मिलने जा रही है। आगामी 26 सितंबर से गोड्डा से रांची की नई ट्रेन सेवा भी शुरू होगी, जिससे गोड्डा के लोग सीधे रांची से जुड़ जाएंगे। स्थानीय लोगों ने इस नई शुरुआत के लिए हर्ष और आभार जताया है। संयोग से जूनियर नेशनल नेटबॉल प्रतियोगिता के लिए गोड्डा की टीम कोलकाता जा रही है। सभी खिलाड़ियों और कोच ने रेल सेवा का तोहफा देने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। नेशनल नेटबॉल प्रतियोगिता का जोन वाइज टूर्नामेंट बांटा गया, जो कि हमारा मैच कलकत्ता में रखा गया है। तो हम लोग जोन मैच खेलने के लिए कलकत्ता जा रहे हैं। अगर कलकत्ता में हम लोग जीत जाते हैं तो फिर वहीं से हम लोग सेमीफाइनल मैच खेलने के लिए दिल्ली जाएंगे। इस मौके पर टीम के कोच जितेंद्र यादव ने भी ट्रेनों की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। इसके लिए हम लोग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड जो हमारे रेल मिनिस्टर हैं, उन दोनों को कोटि कोटि सौ धन्यवाद देते हैं। गोड्डा के रेल मानचित्र पर आने के साथ ही संताल परगना को नई ट्रेनों की सौगात मिलना निश्चित रूप से यात्रियों के लिए राहत की खबर है। रेल सेवा से जुड़ा एक और गुड न्यूज यह है कि भागलपुर दुमका रेल लाइन पर स्थित कई स्थानों पर ट्रेनों का ठहराव भी शुरू होगा। पाकुड़ के पुलिस अधीक्षक HP जनार्दन ने नजीर पेश करते हुए लिट्टीपाड़ा प्रखंड के दर्जनों दुर्गम गांवों का मोटरसाइकिल से भ्रमण किया। पाकुड़ पुलिस अधीक्षक HP जनार्दन ने जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के दुर्गम पहाड़ों पर स्थित दर्जनों गांवों का मोटरसाइकिल से भ्रमण कर ग्रामीण इलाकों के लोगों का विश्वास जीतने के साथ ही उनका दुख दर्द जाना। साथ ही खिलाड़ियों को फुटबॉल तो बच्चों के बीच चॉकलेट भी बांटा। इस दौरान उन्होंने सामुदायिक पुलिसिंग पर खास तौर पर बल दिया। कुछ गांव का दौरा कर रहा है DSP और थानादार के साथ। इसका मेन मकसद है कि गांव का प्रॉब्लम क्या है। जब तक गांव के पास नहीं जाएंगे, गांव वालों से बात नहीं करेगा, समझ में नहीं आएगा। यहाँ का प्रॉब्लम समझने का मेरा कोशिश है। और ये इलाका पहले कुछ साल पहले माओवादी प्रभावित भी था। तो आज अगर उन लोगों का किसी तरीके का यहाँ पर मूवमेंट है या उन लोगों का इन्फ्लुएंस है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी हम लोग ये दौरा कर रहा है। ये लगातार चलेगा। भ्रमण के दौरान एसपी ने लोगों से बातचीत कर अपराध नियंत्रण में उनसे मदद करने की अपील की। साथ ही समाज के नवनिर्माण के लिए लोगों को जागरूक किया। आज हम निकला है इलाका घूमने के लिए। अभी हमारा थानेदार लोग भी हफ्ता में 2-3 गांव ऐसे जाके गांव का लोगों से बात करके उन लोगों का समस्या सुन के उसका निदान हम लोगों की ओर से करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक के साथ क्षेत्र भ्रमण में SDPO अजित कुमार विमल और थानेदार अभिषेक कुमार राय के साथ दर्जनों जवान शामिल थे। देश के अनेक हिस्सों में अनंत चतुर्दशी पर गणेश जी को विदाई दी जा रही है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। इस दिन कई लोग उपवास रखते हैं और पूजा के दौरान पवित्र धागा बांधते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग IPL का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। पहला मैच शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। फाइनल मुकाबला 15 अक्टूबर को दुबई में खेला जाएगा। UAE में खेले जा रहे IPL 2021 के दूसरे लेग में आज चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। ये मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले लेग में 29 मैच खेले गए थे और अब बाकी के 31 मैच UAE में खेले जाएंगे। पिछली बार जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई थीं, तो एक बेहद रोमांचक मैच में मुंबई में 4 विकेट से जीत दर्ज की थी। सुपर किंग्स को फैफ टू प्लेसी के फिट होने से काफी राहत मिली है। फिलहाल IPL 2021 की अंक तालिका में दिल्ली कैपिटल्स 8 मैच में 12 अंक लेकर शीर्ष पर हैं। आजादी का सफर के एपिसोड में आज आपको दिखाते हैं स्वतंत्रता सेनानी बलवंत राय गोपाल जी मेहता के जीवन की झलकियां। आज जाने माने स्वतंत्रता सेनानी बलवंत राय गोपाल जी मेहता की पुण्यतिथि है। 19 सितंबर 1965 को भारत पाक युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।
वो अपनी पत्नी और कुछ अन्य लोगों के साथ जिस विमान में यात्रा कर रहे थे उसे पाकिस्तानी वायुसेना ने मार गिराया। उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 19 फरवरी 1900 को भावनगर में जन्मे बलवंत राय गोपाल जी मेहता 1920 में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए और औपनिवेशिक दमन का जमकर विरोध किया। उन दिनों औपनिवेशिक दमन के विरुद्ध डटे रहना बहुत कठिन था। बलवंत राय मेहता ने कला स्नातक की पढ़ाई पूरी की, लेकिन देश प्रेम के चलते औपनिवेशिक सरकार से डिग्री लेने से इनकार कर दिया था। स्वतंत्रता पूर्व भारत में मौजूद साम्राज्यवादी शक्तियों पर अपना रुख सार्वजनिक करने के बाद वो सन 1920 में असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए और स्वाधीनता की लड़ाई में दिलो जान से जुट गए। उन्होंने गुजरात में स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए 1921 में भावनगर प्रजा मंडल की स्थापना की। मेहता ने 1930 से लेकर 1932 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी हिस्सा लिया। इसके साथ ही उन्होंने अन्यायपूर्ण टैक्स लगाए जाने के विरुद्ध इतिहास प्रसिद्ध 1928 के बारडोली सत्याग्रह में भी सक्रिय भागीदारी की। उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए 3 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। ब्रिटिश राज के दौरान बलवंत राय मेहता 7 साल जेल में रहे। सन 1957 में उनकी ही अध्यक्षता में बनी समिति ने देश में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर अपनी रिपोर्ट दी, जिसे आज हम पंचायती राज के रूप में जानते हैं। बलवंत राय मेहता समिति की ही रिपोर्ट की बुनियाद पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। इसी समिति ने स्थानीय निकायों को नियोजन और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण देने को कहा। मेहता का ये काम बेहद शानदार रहा, जिसका फायदा आज समाज के निचले वर्ग तक को मिल रहा है। पंचायती राज व्यवस्था को ताकतवर बनाने की संस्तुति के चलते ही बलवंत राय मेहता को पंचायत राज के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। समर्पण और दृढ़ व्यक्तित्व के धनी बलवंत राय मेहता अपने पीछे ऐसी अमर विरासत छोड़ गए हैं, जिसकी वजह से इतिहास में उनका नाम सदा अमर रहेगा। रामगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 के परिप्रेक्ष्य में पोषण वाटिका महाअभियान सह वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। रामगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र में पोषण वाटिका महाअभियान वृक्षारोपण कार्यक्रम में उपस्थित किसानों और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों की बच्चियों को भोजन में पोषक तत्वों के महत्व से अवगत कराया गया। इस मौके पर विधायक मांडू जयप्रकाश भाई पटेल ने करीब 100 किसानों के बीच फलदार वृक्ष और बीज का वितरण किया। खाने को कैसे गुणवत्ता पूर्ण हम ध्यान दें। हम भोजन तो डेली कर रहे हैं, आहार हम डेली ले रहे हैं, लेकिन हम उसको संतुलित आहार कैसे बनाएं। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र रामगढ़ के प्रमुख डॉक्टर दुष्यंत राघव ने बताया कि साल 2023 तक सभी लोगों को पोषण युक्त आहार लेने के प्रति जागरूक करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि देश और समाज को पोषण से मुक्त हो सके। एक पोषण अभियान के रूप में महाअभियान की शुरुआत करी गई है, वो बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे प्रधानमंत्री जो इस हमारे देश के किसानों के लिए अच्छा सोच रहे हैं, तो आज इस दिन जब इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है तो इसकी महत्वता और बढ़ जाती है। मौके पर मौजूद प्रगतिशील किसान संतोष कुमार गंजू ने पोषण वाटिका महाअभियान सह वृक्षारोपण कार्यक्रम के आयोजन को सराहनीय पहल बताया और निरोगी रहने के लिए संतुलित आहार पर जोर दिया। हमारे शरीर को जो गुणवत्ता और पौष्टिक आहार चाहिए उसके संबंध में बताए और हमें पौधा कुछ बीज दिए हैं जो कि अलग तरह का बीज है, जो हमारे शरीर को पौष्टिक आहार से पूरा भरपूर रहेगा। इस दौरान एक स्कूली छात्रा कुमारी ने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत उन्हें पोषण एवं संतुलित आहार के बारे में कई नई जानकारियां मिली है, जिसे वे अपने परिवार और दोस्तों को भी बताएंगी। ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन, ऊर्जा ये सब प्राप्त करना चाहिए। ये सब जान के हमें बहुत ही अच्छा लगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 के लक्ष्यों को सामूहिकता की ताकत से आसानी से हासिल कर सकेगा और देश से कुपोषण का नामो निशान खत्म हो जाएगा। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट।
कृषि विज्ञान केंद्र गढ़वा में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के आलोक में पोषण वाटिका महाअभियान एवं वृक्षारोपण के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस और पोषण वाटिका माह अभियान के तहत कृषि विज्ञान केंद्र गढ़वा परिसर में बालिकाओं और किसानों के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान किसानों और बालिकाओं के बीच फलदार और इमारती पौधे के साथ बीज का भी वितरण किया गया। स्कूली छात्राओं को मोटे अनाज एवं पोषण युक्त खाद्य पदार्थों की जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने दी। और कृषि विज्ञान केंद्र गढ़वा के वैज्ञानिकों ने उनको काफ़ी अच्छा जानकारी दिया कि कितने प्रकार के मिलेट हैं और यह अपने यहाँ जो आबो हवा है इसमें कौन कौन सा मिलेट हो सकता है, जैसे सामा है, कोदो है, सामी है, गुंदली है, बाजरा है, मड़ुआ हम लोग पहले से ही करते आ रहे हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किसानों को संबोधित किया गया, जिसे किसानों और बालिकाओं ने ऑनलाइन माध्यम से सुना। बालिकाओं ने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि इस कार्यक्रम से उन्हें काफी लाभ मिला है। ज्वार बाजरा का ही हम लोग ज्वार बाजरा जितने भी जई सावा कोदो इन सब चीजों को वापस से हम लोग अपने जिंदगी में वापस से लाएं। इनको कैसे रोपा जाता है, क्या कैसे किस मौसम में इनको ज़्यादा इनको बढ़ाया जाएगा, ये सब कुछ हम लोगों को आज बता दिया गया है। अगर उस चीज़ को हम लोग अपने जीवन में उपयोग करेंगे तो हम कई सारी बीमारियों से बचेंगे, हेल्दी खाएंगे, हेल्दी रहेंगे और अपने देश को भी स्वच्छ रखेंगे, जैसे हमारे मोदी जी का अभियान भी है। इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों और छात्राओं को अनाज एवं पोषण युक्त खाद्य पदार्थों की जानकारी दी गई, जिसका लाभ उन्हें भविष्य में मिलेगा। विजेंद्र तिवारी, गढ़वा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 26 सितंबर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए उन विषयों पर लोगों के विचार आमंत्रित किए हैं जिन पर चर्चा की जानी है। लोग नमो ऐप या माई GOV ओपन फोरम पर विचार या सुझाव भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर फोन कर हिंदी या अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए संदेश रिकॉर्ड भी करवा सकते हैं। इसके लिए फोन लाइन 24 सितंबर तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS से प्राप्त लिंक को फॉलो कर सीधे प्रधानमंत्री को भी सुझाव भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार। ओलंपिक नायकों के स्मृति चिन्ह समेत प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की नीलामी जारी। प्रधानमंत्री ने लोगों से शामिल होने का किया आह्वान। नमामि गंगे में होगा राशि का इस्तेमाल। राज्य में कोरोना के मात्र 74 सक्रिय मामले शेष। 13 जिलों में एक भी मामला नहीं। रांची में सर्वाधिक 56 एक्टिव केस। टीकाकरण अभियान भी जारी। JPSC संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम पाली की परीक्षा संपन्न। दूसरी पाली 2 से 4 बजे तक। परीक्षा केंद्रों पर कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से दिखा अनुपालन। और संताल परगना को मिलने जा रही 4 नई ट्रेनों की सौगात। गोड्डा में होगा कई ट्रेनों का ठहराव। स्थानीय लोगों ने जताया हर्ष और आभार। नमस्कार, उद्योग जगत में आपका स्वागत है। दोस्तों, झारखंड को बने हुए 20 वर्ष हो गए हैं। खनिज संपदा से परिपूर्ण यह राज्य काफ़ी अमीर राज्य है, लेकिन उद्योग की स्थिति वर्तमान समय में किस तरह की है, कैसे सरकार उसको सहयोग कर सकती है। जो उद्योगपति हैं या जो बिजनेसमैन